कोरोना की नई लहर JN1 से कितना डर, हम ये आपको इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि ये अलर्ट रहने का वक्त है। कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर आपने देखी थी, उसके बाद हालांकि हमारे देश में उतनी परेशानी नहीं हुई, लेकिन हमें अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। दुनिया के अलग अलग देशों में कोरोना की नई लहर के दस्तक देने के बाद से बीमारी को लेकर चिंता बढ़ गई है। इस नए वेरिएंट का नाम है JN1। भारत में सबसे पहले केरल में इसके मरीज मिले। 8 दिसंबर को केरल के कराकुलम में एक मरीज में इसकी पहचान हुई। दुनिया में पहली बार इस नए वेरिएंट की पहचान लग्जमबर्ग में हुई सितंबर में। यह भी ओमिक्रॉन के एक सब वेरिएंट से मिलता जुलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसको लेकर चिंता जाहिर की है। WHO ने जब पहले भी चिंता जाहिर की तो कई लोगों ने उसे कैजुअली लिया था, लेकिन कैजुअली लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सावधानी की जरूरत है। देखिए, सिंगापुर में हम आपको तस्वीरें बल्कि ग्राफिक्स दिखा रहे हैं। अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी है। 60 साल से ज्यादा उम्र वालों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है। इंडोनेशिया में आ जाइए, नवंबर के मुकाबले 13% ज्यादा केस है दिसंबर में। 90% मामलों में लक्षण सामने नहीं आए हैं। गंभीर मामले बेहद कम आए। हालांकि इंडोनेशिया में कम मरीजों को अस्पताल जाने की जरूरत पड़ रही है। एक हफ्ते में मामले 2 गुने बढ़ गए। कहां पे बढ़ गए हैं? मलेशिया में बढ़ गए हैं। तो हमारे साथ स्टार जैन है, वो हॉस्पिटल में ही है। जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो हम देखेंगे, और डॉक्टर सुभाष मिश्रा जी हैं जो डायरेक्टर हैं महामारी नियंत्रण बोर्ड के। सुभाष मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आपने अपना बेशकीमती समय दिया और आपके इस समय से पूरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश लाभान्वित होगा। आप बैठे हुए हैं, लेकिन स्टार, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, आप कहां पर मौजूद हैं? देखिए, सबसे पहली जिम्मेदारी तो हॉस्पिटल प्रबंधन की होती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उनकी कितनी तैयारी है इस बात को लेकर। देखिए, मैं इस वक्त खड़ा हूँ प्रदेश के सबसे बड़े जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रायपुर में। याद होगा जब कोविड का वेरिएंट आया था 1 और 2 लहर, तो उस समय हॉस्पिटल के इस ब्लॉक को पूरा इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो था, इसको सिर्फ कोविड के लिए डेडिकेट कर दिया गया था और बाकी पेशेंट्स के लिए रास्ता अलग कर दिया गया था। चूंकि अब कोविड के मरीजों की संख्या कम हो गई या खत्म सी हो गई कहा जा सकता है, छत्तीसगढ़ की बात करें तो, और यहाँ कोई वेरिएंट ज़्यादा दिखे नहीं, तो सिर्फ अभी भी इसको लिमिटेड एक्सेस के तौर पर सिर्फ एकदम इमरजेंसी जो रहती है उनके लिए अलाउ किया है। बाकी जो पेशेंट रहते हैं OPD और तमाम चीज़ें वो अलग कर दी गई है। तो व्यवस्था आज भी अलर्ट मोड पे है। और चूंकि कोविड का नया वेरिएंट आ चुका है, देश में दस्तक दे चुका है, और जिसके मद्देनजर छत्तीसगढ़ में भी स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया और तत्काल व्यवस्थाओं को वापस स्ट्रीमलाइन करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। तो हॉस्पिटल प्रबंधन भी पूरी तैयारी के साथ है। हालांकि अभी तक यहाँ पर कोई नए वेरिएंट के सैंपल्स केसेस सामने नहीं आए हैं, लेकिन जो TTT के तौर पर जो प्रोसीजर अपनाया गया था, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, वही फॉर्मूला अभी भी अपनाया जाएगा। और लोग, हालांकि इसके नए वेरिएंट के लक्षण नहीं दिख रहे, लेकिन चलिए, नए वेरिएंट के लक्षण नहीं दिखे। स्टार, आप हमारे साथ रहिए। निहारिका शर्मा भी हमारे साथ जुड़ी हैं और उनके साथ डॉक्टर संजय आवासिया जी हैं। निहारिका, इंदौर में तो केसेस सामने आए हैं, 2 पेशेंट सामने आए हैं, आपने बताया भी सुबह गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। क्या सैंपल में, जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि JN1 के ही वेरिएंट है? क्या जानकारी हुई है? और डॉक्टर साहब जो हैं उनसे भी इसके बारे में जानकारी लीजिए, JN1 के बारे में। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 2 मरीज जो है वो अभी सामने आए हैं, जिनमें से एक फिलहाल पूरी तरह से स्वस्थ है, वहीं एक अभी भी आइसोलेशन में है और उनका इलाज जारी है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं नए वेरिएंट की JN1 की, तो उसके लिए सैंपल्स जो है वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं, लेकिन फिलहाल कोई भी तरह की पुष्टि नहीं हुई है कि वो JN1 के है। अब इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हेड ऑफ पल्मोनोलॉजिस्ट खुद मौजूद है, डॉक्टर संजय जी। उनसे ही बात करके जानेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। सर, 2 मरीज निकले हैं, क्या कुछ उन लोगों के बारे में अभी तक हमें पता चल पाया? नहीं, उन लोगों में यही मालूम पड़ा है कि उन्होंने कुछ फॉरेन ट्रैवल करके वापस आए थे और उसके बाद उनको साधारण सर्दी, जुकाम, बुखार, जो इन्फ्लुएंजा के जो बीमारियों के लक्षण होते हैं, उस तरह के लक्षण थे। लेकिन उनकी जब जांच की गई तब उनका RT-PCR कोविड का पॉजिटिव पाया गया। लेकिन वो इतने माइल्ड डिसीज़ थे, इसलिए उनको होम आइसोलेशन में रखा गया था और उसमें से एक तो अब स्वस्थ होकर उनका आइसोलेशन भी ख़त्म कर दिया गया है।
दोनों पेशेंटों के जो सैंपल्स हैं RT-PCR पॉजिटिव थे, तो जीनोमिक सीक्वेंस के लिए आगे उनको भेजा गया है एम्स में। अब उसकी रिपोर्ट हमें मालूम पड़ेगी, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि क्या ये नया जो जीनोमिक सीक्वेंस JN1 है वो था, या इनको ओल्ड कोविड के जो वायरस जो अपन पिछले 2-3 सालों में देख रहे हैं उससे ग्रसित थे। बिल्कुल सर, तो अगर हम पूरी तरह से मध्य प्रदेश की बात करें तो किस तरह से JN1 का खतरा जो है वो मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिल रहा है? अगर हम बात करें तो उसका खतरा MP के लोगों पर है या नहीं है? नहीं, खतरा तो चूँकि ये दस्तक दे चुका है, भारत में भी, केरल में भी पिछले दिनों में केसेस थे, तो खतरा तो हमेशा है ही। और जो खतरा पिछले 3 सालों में हम लोगों को था, या 3 साल में हम लोगों ने पीक देखी है, उसके बाद जो रूटीन प्रिकॉशन हम लोगों की होनी चाहिए वो आज भी वही है जो पिछले 2-3 साल से लगातार गवर्नमेंट की एडवाइजरी में गाइडलाइन जो जारी हो रही थी। हमें पब्लिक प्लेस में जाने के पहले मास्किंग का उपयोग करना चाहिए। क्लोज एनवायरनमेंट में अगर हम कोई फंक्शन में हैं तो मास्क ज़रूर पहने हम लोग। और ये सावधानियां खास तौर पे उन हाई ग्रेड या उन हाईली ससेप्टिबल इंडिविजुअल के लिए ज़्यादा है जिनकी एज अधिक है, या उनको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ की बीमारियां हैं, किडनी की, कैंसर की, लीवर की, तो इन लोगों में होने की रिस्क डेफिनेटली ज़्यादा हैं। तो एडवाइज़री में इट इज़ अगेन सेम जो पहले हमको बचाव के लिए जो एडवाइज़री जारी की गई थी कि मास्किंग करें, रिपीटेडली हम लोग हाथ वॉश करते रहें, और जो डिस्टेंस बना के 2 गज की दूरी का जो बात कही थी उसको मेंटेन करके रखें। तो नया कोई इसके अलावा कोई प्रिकॉशन अलग से कुछ नहीं करना है। जो हम पहले से इतने सालों से जो हमको एडवाइजरी जारी है और हम पालन कर भी रहे थे, तो उसको वापस से हमको एक्टिवेट करना होगा। बिल्कुल राहुल, तो जैसे कि सर बता रहे हैं, हमें पहले जिस तरह से हम लोग ख्याल रख रहे थे उसी तरह से ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी पैर पसारने ज़रूर लगा है कोरोना, लेकिन हम उसे रोक सकते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि हमें समय पर प्रिकॉशंस लेने शुरू करने होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब संजय आवासिया जी की सावधानी ही बेहतर है। सावधानी रहेंगे तो आप अपने आप को बचा सकेंगे। डॉक्टर सुभाष मिश्रा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं और पूरी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता भी आपसे समझना चाहती है, JN1 है ये ओमिक्रॉन या दूसरे वेरिएंट से कितनी खतरनाक है? क्योंकि हमारे देश में भी इसने दस्तक दे दी और इंदौर में 2 केसेस आए हैं, हालांकि उनमें लक्षण बहुत कम थे, और वो JN1 है या नहीं इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। लेकिन आपके जरिए हम जानना चाहेंगे कि इसके बारे में थोड़ा बताइए, JN1 के बारे में, और हमें क्या और किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। ये जो नया वेरिएंट आया है ये उतना खतरनाक नहीं है ऐसा विशेषज्ञों ने बताया है, किंतु उन लोगों में जो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं ये वेरिएंट खतरनाक हो सकता है। हाई रिस्क ग्रुप में 4 श्रेणियां हैं। पहला तो वो जो छोटे बच्चे हों, वृद्ध व्यक्ति हों, गर्भवती महिलाएं हों। दूसरा जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड की बीमारी हो। तीसरा हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी की बीमारी हो। चौथा जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, मान लो कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रांसप्लांट की दवाइयां चल रही हैं, या जिनको ब्लड डिस्क्रेजियाज हैं, ल्यूकीमिया, सिकल सेल एनीमिया वगैरह, तो ऐसे लोगों को अधिक सावधान रहना है। और ये ध्यान रखना होगा कि सामान्य सर्दी, खांसी और कोविड के वेरिएंट या कोविड के उसमें ये फर्क होता है कि सामान्यतया 3 दिन में दवाई लेने से सुधार चालू हो जाता है। अगर 3 दिन होने के बाद भी सुधार प्रारंभ ना हो तो अस्पताल में जा करके जांच करावें, वहां पर भर्ती हो जावें और जो भी जरूरत हो वैसा ट्रीटमेंट करवाएं। राज्य शासन की ओर से इसके संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरी तैयारियों का जायजा ले लिया गया है और सभी को निर्देश और अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी जिला अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। निःशुल्क जांच और उनके उपचार की व्यवस्था हमारे यहाँ है। जीनोम सीक्वेंसिंग भी हमारे यहाँ हो रहा है, एम्स में इसका व्यवस्था किया गया है। और ये BA.2.86.1.1 ये जीनोम सीक्वेंसिंग में इसका नंबर है जो नया वेरिएंट आया है। तो अभी घबराने की जरूरत तो नहीं है, किंतु सावधान रहने की पूरी आवश्यकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने एक चीज़ कहा कि अगर 3 दिन से ज़्यादा है तो आप तुरंत हॉस्पिटल में चले जाइए और अपना इलाज कराइए। एक चीज़ हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो पहले के वेरिएंट के लक्षण थे वैसे ही हैं कि इसमें कुछ और है? इसके लक्षण क्या है वो भी आप दर्शकों को बता दीजिए। ये इसके लक्षण वही है, सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है, इसमें कमजोरी ज्यादा लगती है। और इसके लिए हमको जो भी दवाइयां दी जाती हैं वो असर नहीं कर पाती शुरू के। अगर 3 दिन में असर नहीं हो रहा है तो समझिए कि ये कोविड का
लक्षण हो सकता है या कॉम्प्लिकेशन का लक्षण है, हमें तुरंत उसमें दिखाना है। खास करके सांस लेने में यदि तकलीफ हो रही है तो उसे इसके विशेष लक्षण में माना जाता है। देखिए, डॉक्टर साहब ने कहा कि विशेष लक्षण में माना ये जाता है कि अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। सुभाष मिश्रा जी ने बताया, इनसे आगे भी जानकारी लेंगे। निहारिका, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब आपके साथ संजय आवासिया जी लगातार जुड़े हुए हैं और डॉक्टर सुभाष मिश्रा जी हैं छत्तीसगढ़ से, उन्होंने रायपुर से ये बताया है कि देखिए, जो गंभीर रूप से बीमार है उनके लिए ज़्यादा खतरा है, लेकिन बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे वेरिएंट से ये कमज़ोर है, लेकिन सावधानी आप सभी को बरतनी चाहिए। सावधानी इससे बचाव का एकमात्र उपाय है। बिल्कुल, तो सावधानी बरतनी बड़ी ज़रूरी है। कोई भी बीमारी हो, जाहिर सी बात है, उसमें हमें सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी होती है। और ऐसे में अगर हम कोरोना की बात करें तो पिछले 3 सालों में हम लोग ऐसी स्थिति पूरे भारत में बनती हुई देख चुके हैं कि जैसे ही कोरोना की बात सामने आती है तो सभी अपने आप सतर्क हो जाते हैं, अपने आप सावधान हो जाते हैं। लेकिन किस तरह से सावधानी बरतनी ज़रूरी है और मेडिकल टर्म्स में उसको किस तरह से हमें देखना है, ये बताने के लिए हमारे साथ खुद डॉक्टर मौजूद है। संजय जी, किस तरह से हम लोगों को सावधानी बरतनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोरोना पैर पसार लेता है तो वो एक बहुत बड़ी सिचुएशन वापस से हमारे सामने क्रिएट कर देगा। उससे हम बचे रहें, उसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं? ये देखिए, पर्सनल लेवल पे आपको बचाव पे ध्यान जरूर देना पड़ेगा। मास्क का उपयोग डेफिनेटली अपने को पब्लिक प्लेस में या क्लोज एनवायरनमेंट में, जैसे मैंने कहा, आपको यूज़ करना है। और ख़ासकर जो हाई रिस्क इंडिविजुअल हैं, जैसा डॉक्टर मिश्रा ने भी बताया कि हाई रिस्क इंडिविजुअल को तो डेफिनेटली मास्किंग का यूज़ करना ही चाहिए। और हम लोगों को हमारे सिम्टम्स के लिए विजिलेंट रहना चाहिए। कॉमनली ये होता है कि सर्दी जुकाम कॉमनली भी चल ही रहे हैं सीज़न में, तो लोगों में थोड़े एक लेवल पे थोड़ा सा एपैथी होती है कि सर्दी जुकाम है, ये तो ठीक हो जाएगा 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में। लेकिन जो लोग हाई रिस्क इंडिविजुअल हैं, उन लोगों को अगर सर्दी जुकाम है और अगर ज़रा भी सांस में तकलीफ़ लगती है या उन लोगों का ऑक्सीजन का सैचुरेशन का लेवल अगर 94-95 के नीचे जा रहा है परसिस्टेंटली, इस तरह के इंडिविजुअलों में तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। इसको निगलेक्ट ना करें। इसको आप ये मत सोचिए कि साधारण सर्दी खांसी है। आपको 3 दिन के आसपास अगर आपको सिम्टम में रिलीफ नहीं है, आपको कोई बिगाड़ लग रहा है या आप हाई रिस्क इंडिविजुअल हैं, तो आप तुरंत अस्पताल में जाइए और अपनी जांच कराइए और डॉक्टर को दिखाइए। सर, इंदौर की बात करें अगर इंदौर में एक बार फिर से ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलती है, तो क्या इंदौर एक बार फिर से इस महामारी से लड़ने के लिए तैयार है? नहीं, बिल्कुल। सिस्टम जो ओल्ड सिस्टम थी बिल्कुल इन प्लेस है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट अगर है, ऑक्सीजन लोगों के पास सफिशेंट क्वांटिटी में है, दवाइयाँ भी शासन के पास सफिशेंट हैं, पीपी किट्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, हॉस्पिटल स्टाफ जो है वो लास्ट टाइम से लेकर अभी तक ट्रेंड हो चुका है। तो अगर ऐसा भगवान न करे पर ऐसा अगर कभी होता है तो वी आर डेफिनेटली इन बेटर प्लेस दिस टाइम। बिल्कुल सर, तो क्या हमें भी TTT को फॉलो करते हुए इसका पूरा ख्याल रखने की ज़रूरत है? बिल्कुल करना चाहिए। टेस्टिंग है, ट्रेस करना और ट्रीटमेंट करना, इसको तो आपको रेगुलर फॉलो करना पड़ेगा। जिस भी व्यक्ति को अगर कोविड पॉजिटिव आ रहा है तो उसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी ट्रेसिंग होना चाहिए और उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट करके, उसका आइसोलेशन करके, जो भी प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से ट्रीट करना चाहिए। बिल्कुल राहुल, तो जैसे कि छत्तीसगढ़ में भी डॉक्टर बता रहे हैं, ठीक उसी तरह इंदौर से भी, मध्य प्रदेश से भी डॉक्टर यही बता रहे हैं कि हमें TTT का फॉलो करते हुए जाहिर सी बात है TTT का फॉलो करना चाहिए निहारिका। लेकिन डॉक्टर सुभाष मिश्रा जी ने एक बात और बताई है। उन्होंने कहा है कि JN1 का जो विशेष लक्षण है वो सांस लेने में तकलीफ होना है, और आपके साथ पल्मोनोलॉजिस्ट जुड़े भी हैं, तो उनसे पूछिए जो इस तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं, अस्थमा और दूसरी बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनको क्या एहतियात बरतना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर सुभाष मिश्रा जी ने कहा कि 3 दिन अगर आपको दवा असर नहीं कर रही है तो तुरंत हॉस्पिटल जाइए। जी राहुल, बिल्कुल मैं पूछूंगी मेरे डॉक्टर जो मेरे साथ मौजूद है। सर, हमारी दर्शक जो है वो जानना चाहते हैं कि किस तरह से अगर कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा व्यक्ति है या मरीज है जो ऑलरेडी अस्थमा से या फिर कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो उसे किस तरह से सतर्क रहने की जरूरत है? देखिए, जो अस्थमा, दमा, इस तरह के जो मरीज हैं उन लोगों को सांस की तकलीफ या अत्यधिक खांसी होना, सीजनल चेंज होना, ये कॉमन होता है। तो चूंकि जो ये मरीज हैं इन लोगों को इस चीज़ की समझ रहती है कि मेरे को खांसी हुई है, मेरे को सांस हुई है। लेकिन अगर कोई एटिपिकल सिम्टम नया डेवलप हो रहा है कि आज इस समय जो उनकी सांस की गति है या खांसी है या कफ है उसमें कुछ ज़्यादा तीव्रता महसूस हो रही है या साथ में हाई ग्रेड फीवर महसूस हो रहा है, बॉडी पेन है, वीकनेस है, ये नए सिम्टम्स अगर किसी भी रूप में उनको महसूस हो रहे हैं तो उसको तुरंत उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसको आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए इन सिम्टम्स। ठीक है निहारिका, बिल्कुल हम आपके पास वापस आएंगे, लेकिन डॉक्टर सुभाष मिश्रा
जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर है महामारी नियंत्रण के। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि बहुत घबराने की जरूरत नहीं, और एक चीज आपने ये बताई है कि इसके विशेष लक्षण जो हैं वो सांस लेने में तकलीफ है। तो क्या जो छत्तीसगढ़ की सारी हॉस्पिटल हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं, इसके लिए बाकायदा तैयार हैं? चूंकि बहुत सारा आपने भी देखा हो जो कोरोना वार्ड हैं उन्हें दूसरे वार्डों में यूज किया जा रहा है। हमारे यहाँ इसकी पूरी तैयारी है। जो भी मरीज विशेष बीमारी वाले एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के मिलेंगे, उन सभी को कोविड टेस्ट करना है। उसमें भी आरटीपीसीआर को प्राथमिकता देना है। आरटीपीसीआर में जो पॉजिटिव आएंगे उनको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजना है। ये हमारी तैयारी है जांच के लिए। उसके बाद में ट्रैकिंग करने के लिए हमारे यहाँ टीम है, हर जिले में आईडीएसपी की टीम है जो कि मरीजों को कॉन्टेक्ट को ट्रेसिंग करेगी। साथ में ट्रीटमेंट की पूरी व्यवस्था है, हमारे यहाँ बेड्स हैं और जरूरत पड़ने पे स्पेशल वार्ड को पुनर्जीवित किया जाएगा। और ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है, नर्सेस और डॉक्टर्स पर्याप्त हैं, ट्रेंड भी हैं, तो इसमें कहीं पर कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। मन में केवल भरोसा रखना चाहिए कि समय पे हम अपना उपचार करा लेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। और डॉक्टर साहब देखिए, अभी मालदीव से दो लोग आए, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए इंदौर में। तो क्या आपकी तरफ से ये सरकार को निर्देश कहा गया है, बताया गया है कि जो बाहर से लोग आए उनका आरटीपीसीआर जरूरी हो? उसमें ऐसा स्ट्रिक्ट निर्देश नहीं है, लेकिन बाहर से आए वाले लोगों पर नजर रखना है कि अगर उनको सर्दी खांसी बुखार है तो उनको आइसोलेट करके उनकी जांच कर लें, और अगर जांच में पॉजिटिव आते हैं तो उनको पूरा होम आइसोलेशन में रखते हुए वही नियम से पालन करें जो कि कोविड काल में हम लोग करते आ रहे हैं। तो इसमें बाहर से आने वाले को ऐसा जरूरी नहीं कि हम लोग सभी का टेस्ट कराएंगे, लेकिन जिसको सर्दी खांसी बुखार होगा उसका जरूर टेस्ट कराएंगे। हाँ, यानी जिसमें ये लक्षण होगा उनका टेस्ट कराना जरूरी है। और डॉक्टर साहब, एक चीज हम आपसे और जानना चाहते हैं, चूंकि आपने कहा कि जो बाकी के वेरिएंट अभी तक दस्तक दिए हैं उनसे ये कमजोर है, लेकिन फिलहाल एक जैसे दूसरे वेरिएंट पे लक्षण थे सर्दी जुकाम, क्या सारे ऐसे मिल रहे हैं कि कुछ अलग से है? भूख लगना या सुगंध ना आना, स्वाद ना आना, कुछ इसमें आपने बताया। एक बात आपने बताई है कि सांस लेने में तकलीफ, इसके अतिरिक्त अभी बहुत सारा इसके ऊपर अध्ययन या वो रिपोर्ट नहीं आई है जिसमें कि आपकी गंध वगैरह का बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिल पाया है। किंतु मोटे तौर पे ये हमको याद रखना है कि कोविड या कोई भी बीमारी समय रहते इलाज करने से ठीक होगी। और हाई रिस्क ग्रुप में इसमें ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है। 3 दिन में ठीक नहीं हो रहा है तो लापरवाही ना करें, और दुश्मन चाहे हल्का हो या ताकतवर हो, दुश्मन ही है। कमजोर व्यक्ति को खतरनाक रूप से प्रभावित कर सकता है। तो भले ये अपना कोविड का वेरिएंट ओमिक्रॉन जैसा ही है, बहुत ज्यादा इसमें तीव्रता नहीं है, किंतु सावधान रहने की आवश्यकता है हमको। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सावधान रहने की जरूरत है। दुश्मन कैसा भी हो, हल्का हो या मजबूत हो, नुकसान पहुंचा सकता है, जाहिर सी बात है। सुभाष मिश्रा जी, आप हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं कि उन्हें इस वेरिएंट से कैसे बचना चाहिए, इसके क्या लक्षण हैं, अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लोगों को? हम लोगों को कोविड संबंधी जितनी भी सावधानियां थी, मास्क लगाना, दूरी बना के रखना और हाथ नहीं मिलाना। हाथ मिलाने से ये बीमारी फैलने की आशंका बढ़ जाती है। और जिन लोगों को सर्दी खांसी है तो उनसे थोड़ा सा हम दूरी बनाएंगे ताकि उनके ड्रॉपलेट से ये इन्फेक्शन ना फैले, क्योंकि रेस्पिरेटरी रूट से ये इन्फेक्शन फैलता है। तो इसलिए हमें वो सावधानी रखना होगी, हाथों को सैनिटाइज करना होगा। और इसके अतिरिक्त अपना इम्यूनिटी ठीक करने के लिए, बनाए रखने के लिए हमें समय पे खाना, सोना, थोड़ा सा व्यायाम करना और पौष्टिक चीजें लेना, ये चीजों का फिर से अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। और इसे लगातार बनाए रखने में हमेशा फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं है। तो ये सावधानियां हम रखेंगे तो ये बीमारी नहीं फैलेगी। अगर किसी व्यक्ति को कोविड पॉजिटिव हो गया है तो होम आइसोलेशन में रखते हैं, उसको पूरी सावधानी के साथ में रखना होगा, नियमों का पालन करते हुए, ताकि वो ना फैले। बिल्कुल। क्योंकि न्यू ईयर का सब अभी त्योहार मनाएंगे, अन्य भी उसमें गैदरिंग होगी, बढ़ेगी। लोग रातों में ये मनाया जाता है त्योहार जिसमें ठंड ज्यादा रहती है और भीड़ भाड़ भी रहती है, थोड़ा सा लोग कम कपड़े पहनते हैं। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। हम पूरी सावधानी के साथ में हमको ये सब त्योहार मनाना चाहिए, किंतु
एक नियमों का पालन करते हुए रहें तो ज्यादा अच्छा है। डॉक्टर साहब ये भी कह रहे हैं कि नया साल आ रहा है, उसमें पूरी तरह से आपको सावधानी बरतनी चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए इस वेरिएंट को। स्टार, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर किसी को RT-PCR की जांच करानी हो, कोरोना का टेस्ट कराना हो, तो क्या सरकारी अस्पतालों में, हॉस्पिटल्स में आसानी से चेक हो जा रहा है? देखिए बिल्कुल, जो गवर्नमेंट लेवल पे जितने हॉस्पिटल्स हैं, खासकर रायपुर की बात करें तो जो जिला मेकाहारा जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, यहाँ पर ये टेस्टिंग की फैसिलिटी है। इसके अलावा जिला अस्पताल में है, और जो टेस्टिंग सेंटर्स बीच बीच में बनाए गए थे वहाँ पर भी फिलहाल सुविधा उपलब्ध है। तो जिला अस्पताल में टेस्टिंग की भी सुविधा उपलब्ध है, और साथ ही साथ वैक्सीनेशन, मैं फिर कह रहा हूँ, जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो उनको भी अब वैक्सीन लगवा लेना चाहिए, क्योंकि कोविड अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। ये हम लगातार बार बार कहते आ रहे थे, और फिर एक नया वेरिएंट आया, तो मतलब साफ है कि कोविड से जंग अभी लड़ाई जारी है, और ट्रीटमेंट और टेस्टिंग और ट्रैकिंग, ये तीनों फॉर्मूला को अपना के इससे बचा जा सकता है। तो लोगों के हल्का भी सिम्टम लगता है तो तत्काल वो अपने सैंपल जांच कराने के लिए जो टेस्टिंग सेंटर्स है वहां पर आ सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सुविधा उपलब्ध है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का। डॉक्टर सुभाष मिश्रा जी ने जो कहा आप लोग उसे प्लीज फॉलो कीजिए, और संजय आवासिया जी हमारे साथ जुड़े रहे, जो चेस्ट के स्पेशलिस्ट हैं इंदौर से, आपका ही बहुत शुक्रिया। तो देखिए, एक बात मैं डॉक्टर साहब की दोहराऊंगा, जो सुभाष जी ने कहा कि दुश्मन चाहे कमजोर हो या मजबूत हो, मैं JN-1 की बात कर रहा हूं, वेरिएंट की बात कर रहा हूं, लेकिन सावधानी इससे बचाव है, तो सावधानी बरतिए और अपना जीवन बचाइए। धन्यवाद, नमस्कार।